बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज सफ़र एहसान एंड दिस इज़ योर चैनल फिज़िक्स का सफ़र। आज के इस लेक्चर में, आज की इस वीडियो में हम करेंगे 11th क्लास फिज़िक्स पंजाब टेक्स्ट बुक की, जो कि न्यू बुक आई है इसी साल में, उसके चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। अच्छा, अब काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि सर एक्सरसाइजेज के भी शॉर्ट क्वेश्चंस आप अपलोड करें, जैसे वो कम्प्रीहेंसिव शॉर्ट क्वेश्चन है या कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, वो भी आप अपलोड करें। तो देखिए 7 चैप्टर्स के हमारे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो अपलोड हो चुके हैं। अब हम करेंगे आहिस्ता आहिस्ता शॉर्ट क्वेश्चंस को अपलोड, जो सारी एक्सरसाइजेस के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो चैप्टर नंबर 1 के शॉर्ट क्वेश्चंस देखते हैं हमसे क्या इरशाद फरमाते हैं, और कोशिश की है कि इस वीडियो में आपको आसान से आसान आंसर कहीं से भी ढूंढ के या खुद से बनाकर आपको दिए जाएं। ठीक है, तो आसान से आंसर आपको मिलेंगे हर शॉर्ट क्वेश्चन के। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर बेस यूनिट्स एंड डिराइव यूनिट्स, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ बोथ दीज यूनिट्स। कहता है बेस यूनिट क्या होती है, डिराइव यूनिट क्या होती है, और उनकी एग्जांपल भी दें। अच्छा देखिए, बेस यूनिट क्या होती है। बेस यूनिट्स आर द बेसिक यूनिट्स इन द एसआई सिस्टम यूज्ड टू मेजर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। अच्छा, अब देखिए हमने ना टोटल 2 क्वांटिटीज पढ़ी थी, बेस क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज। और बेस क्वांटिटीज क्या है, वो आपकी वो 7 क्वांटिटीज थी। ठीक है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। उनको मेजर करने के लिए जाहिर सी बात है यूनिट्स भी होंगी। अब उन यूनिट्स को हम क्या कहते हैं, बेस यूनिट्स। अब वो फंडामेंटल क्वांटिटीज में क्या थी, लेंथ आ जाता है, ठीक है, मैस आ जाता है, टाइम आ जाता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अब देखो लेंथ को किस में मेजर करते हैं, मीटर में। मैस को किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम में। और टाइम को किस में मेजर करते हैं, सेकंड में। तो ये जो मीटर, किलोग्राम और सेकंड है, ये आपके पास क्या है, ये बेस यूनिट्स हैं जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए यूज होती हैं। ओके हो गया। अच्छा, नेक्स्ट आता है डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट्स आर फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग बेस यूनिट्स टू मेजर अदर क्वांटिटीज। अच्छा, डिराइव यूनिट्स कैसे हमारे पास बनती हैं, हम जो है वो बेस यूनिट्स को आपस में कंबाइन करते हैं। बेस यूनिट को आपस में कंबाइन करते हैं तो एक यूनिट बन जाती है डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, उससे हम अदर फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल है, अगर मैं कहूं कि जो स्पीड है, स्पीड का फार्मूला आप सबको पता है क्या होता है हमारे पास, वो होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब डिस्टेंस की यूनिट आपके पास क्या है, वो तो है मीटर, और टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड। अब यानी कि जो स्पीड की यूनिट है वो क्या है, मीटर पर सेकंड। सही है। अब मीटर क्या है, बेस यूनिट है, सेकंड क्या है, बेस यूनिट है। लेकिन जब इन दो बेस यूनिट्स को कंबाइन हमने किया, ठीक है, यानी डिवाइड जब हमने किया, तो मीटर पर सेकंड ये आपके पास एक पूरी यूनिट अब डिराइव्ड यूनिट बन चुकी है। ठीक है, दो या दो से ज्यादा बेस यूनिट्स को आपस में मिलाएं तो वो आपके पास क्या बनती है, डिराइव्ड यूनिट बनती है। ठीक है, जिससे हम अदर फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर कर सकते हैं। अदर फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी, जैसे कि आपके पास स्पीड हो गई, ठीक है, फोर्स होगी जिसकी यूनिट न्यूटन होती है, या एरिया हो गया जिसकी यूनिट मीटर स्क्वायर होती है। ओके हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, ये डिराइव्ड यूनिट्स है। कौन कौन सी, न्यूटन, मीटर पर सेकंड, मीटर स्क्वायर। वैसे तो और भी बहुत सारी हैं, लेकिन उसने कहा था कि कुछ बस एग्जांपल दें, तो भाई 3 एग्जांपल्स बहुत हैं। ओके हो गया। तो डिराइव यूनिट्स बेस यूनिट्स को कंबाइन करने से बनती हैं, ठीक है, जिससे हम अदर जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको मेजर कर सकते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या इरशाद फरमाता है। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स शुड बी रिटेन्ड इन द फॉलोइंग, मल्टीप्लाइंग आर डिवाइडिंग सेवरल नंबर्स, एडिंग आर सब्ट्रैक्टिंग नंबर्स। अच्छा, बेसिकली इसमें पूछा गया है कि अगर कोई चीज, अगर कोई नंबर जो है वो मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहे हो, ठीक है, तो जाहिर सी बात है मल्टीप्लाई या डिवाइड होके उनका कोई ना कोई आंसर आएगा। अब उनके जो आंसर हैं उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। ठीक है, इसी तरह एडिंग या सब्ट्रैक्ट करके, यानी किसी कोई वैल्यूज को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, उससे भी आंसर आएगा। अब उस आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, मतलब उसके लिए रूल क्या है, बेसिकली ये उसने पूछा हुआ है। तो देखते हैं क्या रूल है। पहले कहते हैं मल्टीप्लाइंग आर डिवाइडिंग सेवरल नंबर्स, कि अगर जो बहुत सारे नंबर वो मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहे हो तो जाहिर सी बात है उनका कोई ना कोई रिजल्ट आएगा मल्टीप्लाई या डिवाइड करके। तो कहता है द रिजल्ट शुड रिटेन द सेम नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहां पे मैंने एसएफ लिखा है, आपने पूरा लिखना है, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स एज द नंबर विद द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, कि जो आपके पास रिजल्ट आएगा मल्टीप्लाई या डिवाइड करके सेवरल नंबर्स को, उसका उसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितने होने चाहिए,
वो आपके पास होने चाहिए जिस जिस नंबर में, जिस वैल्यू में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है जिनको आपने मल्टीप्लाई या डिवाइड किया है। जिन वैल्यूज को मल्टीप्लाई या डिवाइड आपने किया है उसमें जिस वैल्यू के सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है उतने सिग्निफिकेंट फिगर में आपका आंसर होना चाहिए। अब एग्जांपल दूंगा फिर इसको समझ आएगी। वैसे तो जो सिग्निफिकेंट फिगर टॉपिक है उसमें हम ये काफी डिटेल से समझा के आ चुके हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 5.348 into 10 to the minus 2, 3.64 into 10 to the 4 डिवाइडेड बाय 1.336। अब यहां पर हम कुछ वैल्यूज को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं जिससे आंसर का है 1.45768982 into 10 to the power 3। ओके हो गया। यानी कि आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो कहता है कि क्या आप 9 सिग्निफिकेंट फिगर में ये आंसर लिखोगे? नहीं। रूल ये कहता है कि जिन वैल्यूज को आपने मल्टीप्लाई या डिवाइड किया है उसमें जिस वैल्यू के सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है उतने सिग्निफिकेंट फिगर का आपका आंसर होना चाहिए। अब यहां पे देखें सबसे कम आपके जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो किसके हैं। अगर हम इस वैल्यू को देखें तो 5.348, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 4 हैं। और यहां पर 3.64, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 3 हैं। और यहां पर 1.336, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर आपके पास कितने हैं? 4 हैं। ठीक है, 3 वैल्यूज है ना टोटल। तो पहली वैल्यू में सिग्निफिकेंट फिगर 4 हैं, फिर आपके पास 3 हैं और फिर आपके पास कितने हैं? 4 हैं। यानी सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किस में आ रही है? ये 3.64 में। इसका मतलब है आपका आंसर भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आना चाहिए। तो आपका जो आंसर आप लिखोगे वो लिखोगे 1.146 आप लिखोगे। ठीक है, राउंड ऑफ करके लिखेंगे ना, राउंड ऑफ करें 1.45 है ना, तो राउंड ऑफ करें तो ये 1.46 बनेगा इनटू 10 टू रेज पावर 3। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में, क्योंकि यहां पर जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है वो इसमें है। अच्छा, नेक्स्ट आता है एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग नंबर। द रिजल्ट शुड रिटेन एज मेनी डेसिमल प्लेसेस एज द नंबर विद द लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग में क्या रूल है कि जब किसी वैल्यूज को, कुछ वैल्यूज को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो तो उसमें जाहिर सी बात है आंसर आता है। अब उस आंसर में डेसिमल जो प्लेसेस हैं, जैसे डेसिमल पॉइंट के बाद आपके कितने नंबर होने चाहिए? आपके उतने नंबर होने चाहिए जितने आपके पास जो वैल्यूज हैं जिनको आपने ऐड या सब्ट्रैक्ट किया है उसमें जिस वैल्यू के सबसे कम डिजिट्स आ रहे हैं डेसिमल पॉइंट्स के बाद उतने आपके डिजिट होने चाहिए फाइनल आंसर में डेसिमल पॉइंट के बाद। अच्छा, अब ये जाहिर सी बात है ऊपर से गुजरा होगा, तो अब इसको समझाते हैं। यहां पे देखो कुछ वैल्यूज हैं, 72.1 है, 3.42 है और 0.003 है। तो 3 वैल्यूज को मैंने क्या किया? ऐड किया है। जब इन 3 वैल्यूज को ऐड किया तो मेरे पास आंसर आया 75.523। कितना आया? 75.523। अब देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद कितने हमारे पास नंबर डिजिट्स आ रहे हैं? 523, यानी 3 डिजिट्स आ रहे हैं। डेसिमल पॉइंट्स के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं? ये आपके पास 3 डिजिट्स आ रहे हैं। लेकिन यहां पर देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? 1। यहां पर डेसिमल पॉइंट के बाद कितने? 0.42 है ना, तो 2 डिजिट्स हैं। यहां पर डेसिमल पॉइंट के बाद 0.003 है तो 3 डिजिट्स हैं। तो सबसे कम जो है वो डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट किस वैल्यू में आ रहे हैं? आप कहेंगे सर इस वैल्यू में, क्योंकि यहां पे पॉइंट के बाद सिर्फ 1 डिजिट आ रहा है, यहां पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट आ रहे हैं, यहां पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट आ रहे हैं। तो आपने आंसर भी फिर पॉइंट के बाद सिर्फ 1 डिजिट में लेके आना है, क्योंकि इन नंबर में से आपने ढूंढना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद सबसे कम डिजिट है। तो वो ये वाला नंबर है। और सबसे कम कितने हैं? 1 है। तो आपका जो आंसर है उसमें भी डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही डिजिट आना चाहिए। तो 75.523 है, इसका आंसर होगा 75.5। बस ये जस्ट इसका आंसर होगा। 2 3 हम बीच में से गायब कर देंगे। ओके हो गया। इसका आंसर क्या होगा? 75.5। कैसे पता चला? इससे अगर फॉर एग्जांपल ये ना होता और फिर सबसे कम किसका था? ये वाला 0.42, तो फिर आप डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 डिजिट्स के अंदर आंसर लाते। ठीक है, डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट होते हैं आंसर के अंदर। सही है। तो अब ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। हाउ इज द वर्नियर स्केल रिलेटेड टू द मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर? अच्छा, अब आप सबको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि ये वर्नियर कैलिपर क्या होता है। देखिए, वर्नियर कैलिपर एक ऐसी डिवाइस है जो मीटर रॉड से भी बेटर लेंथ या डायमीटर जो है वो किसी चीज का फाइंड कर सकती है। ठीक है, मोस्ट एक्यूरेटली। तो अब इसमें पूछा क्या गया है? हाउ इज द वर्नियर स्केल रिलेटेड टू द मेन स्केल? अब वर्नियर कैलिपर के ऊपर टोटल 2 स्केल होते हैं। एक होता है मेन स्केल, एक होता है वर्नियर स्केल।
और जो वर्नियर स्केल होता है वो मेन स्केल के ऊपर इस तरह से मूव कर सकता है, ठीक है। अब वो कहता है कि मेन स्केल और वर्नियर स्केल आपस में किस तरह से रिलेटेड है, ये उसने पूछा हुआ है, ठीक है। व्हाट इज मेंट बाय लीस्ट काउंट ऑफ अ वर्नियर कैलिपर्स, कि जो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर है इसका क्या मतलब है, कि भाई ये लीस्ट काउंट क्या है। ओके हो गया, तो इसका आंसर देखते हैं। इसके आंसर में आपने ये काम नहीं करना, ये वाला, ठीक है, बाकी सारा आपने एज इट इज लिखना है। तो द वर्नियर स्केल इज अ स्मॉल स्केल्स डेट स्लाइड्स अलोंग द मेन स्केल, ठीक है। वर्नियर स्केल आपके पास क्या है, ये एक स्मॉल स्केल है कि जो आपके पास मेन स्केल के ऊपर किस तरह क्या करता है, स्लाइड करता है, हम सबको ही पता है। इट इज यूज टू मेजर फ्रैक्शन ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल। क्यों लगाया होता है, किस लिए यूज होता है, टू मेजर फ्रैक्शन ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल। अब इसका क्या मतलब है, टू गिव मोर प्रिसाइज रीडिंग, इसका क्या मतलब है। देखिए जो मेन स्केल के ऊपर रीडिंग होती है ना स्मॉलेस्ट, वो कितनी होती है, वो होती है 1 मिलीमीटर, सही है। लेकिन आप इस वर्नियर स्केल की मदद से जो कहते हैं ना कि मेजर फ्रैक्शन ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल, आप इससे 1/10 मिलीमीटर तक मेजर कर सकते हैं। ये आप 1/10 क्या है, फ्रैक्शन है, यानी कि 0.1 मिलीमीटर तक आप इससे मेजर कर सकते हैं, ठीक है। किसकी मदद से, जो वर्नियर स्केल है जो उसके ऊपर मूव कर रहा है उसकी मदद से। तो इससे क्या होगा, वैल्यू मोर प्रिसाइज हो जाएगी। ओके हो गया। नेक्स्ट रहता है वर्नियर डिवीजन आर स्लाइटली स्मॉलर देन मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। जो वर्नियर डिवीजन होती है वो मेन स्केल से स्लाइटली स्मॉलर होती है, मतलब 10/9 का डिफरेंस होता है। द डिफरेंस बिटवीन वन मेन स्केल डिवीजन एंड वन वर्नियर स्केल डिवीजन इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या होता है कि वन मेन स्केल डिवीजन एंड वन वर्नियर स्केल डिवीजन का आपने क्या लेना है, डिफरेंस लेना है, तो आपको मिलेगा लीस्ट काउंट। किस तरह से वो चीज देखते हैं, लीस्ट काउंट आपके पास क्या होता है, वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन। क्या होता है, वन मेन स्केल डिवीजन, मतलब आपने मेन स्केल की वन डिवीजन उससे माइनस कर देना है वन वर्नियर स्केल डिवीजन को, तो आपको क्या मिल जाएगा, लीस्ट काउंट मिल जाएगा। तो बहरहाल इसकी एग्जांपल भी देखेंगे, तो या इसके ना पहले एग्जांपल देख ही लेते हैं कि एग्जांपल इसकी किस तरह से देते हैं। देखिए इफ 10 वर्नियर डिवीजन्स इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन, कि अगर 10 वर्नियर डिवीजन जो है वो 9 मेन स्केल डिवीजन के इक्वल हो तो फिर क्या होगा, तो फिर ये होगा कि आपने करना है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। अब 1 मेन स्केल डिवीजन क्या है, 1 मिलीमीटर है, और 1 वर्नियर स्केल डिवीजन क्या है, 0.9 मिलीमीटर है। तो 1 मिलीमीटर माइनस 0.9 मिलीमीटर क्या होता है, 0.1 मिलीमीटर। तो इससे फिर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि लीस्ट काउंट फिर कितना होगा, 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। उसके लिए हम ये फार्मूला सा यूज करेंगे। तो ये एक एग्जांपल भी इसकी होगी। अब लीस्ट काउंट है, ये तो हो गया। मेजर कैसे करते हैं, लीस्ट काउंट होता क्या है, लीस्ट काउंट इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट अ वर्नियर कैलिपर कैन एक्यूरेटली मेजर, कि वर्नियर कैलिपर्स कम से कम कितना मेजर कर सकता है, कम से कम वो 0.1 मिलीमीटर तक मेजर कर सकता है। तो 0.1 मिलीमीटर उसका क्या है, लीस्ट काउंट है। इस वजह से कहता है लीस्ट काउंट इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट अ वर्नियर कैलिपर कैन एक्यूरेटली मेजर। ओके हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। आपको 2 नंबर दिए हुए हैं, आपने इनको साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखना है। अब आपको पता है कि अगर साइंटिफिक नोटेशन में जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं, तो अगर डेसिमल पॉइंट जो है वो इस तरफ जा रहा है, वो इस तरफ जा रहा है, तो जो 10 की पावर होगी वो नेगेटिव आएगी, और अगर डेसिमल पॉइंट इस तरफ जा रहा है तो जो 10 की पावर होगी वो आपके पास पॉजिटिव आएगी। सिर्फ ये इसमें याद रखना है। एक तो ये रूल था, और दूसरा था कि डेसिमल पॉइंट से पहले सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। कितने होने चाहिए, सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। तो बस ये 2 रूल अप्लाई करो, इनको कन्वर्ट करें, ठीक है। अच्छा अब यहां पर देखिए 143.7। अब सबसे पहला रूल क्या कहता है कि डेसिमल पॉइंट से पहले एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। तो हम फिर इस डेसिमल पॉइंट को इस तरफ मूव कराएंगे, 1 और 2, कितनी प्लेसेस मूव कराया, 2 प्लेसेस मूव कराया। तो ये आपके पास बनेगा 1.437 इंटू 10 टू रेज पावर, ये आपके पास बनेगा 10 टू रेज पावर 2। अब ये जो 10 टू रेज पावर 2 है, ये प्लस में होगा या माइनस में होगा, वो देखने के लिए आप देखें डेसिमल पॉइंट किस तरफ मूव किया है।
डेसिमल पॉइंट आपके पास मूव किया लेफ्ट साइड पे, तो 10 की पावर क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, तो इसका आंसर 10 टू रेज पावर पॉजिटिव 2 होगा। ओके हो गया, बस हो गया साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट। अच्छा अब इसको देखें, यहां पर भी देखें 10 टू रेज पावर 2 है, मतलब 10 की पावर में है आंसर, बट रूल नंबर 1 फॉलो नहीं हो रहा कि डेसिमल पॉइंट से पहले एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। तो हम फिर क्या करेंगे, इस डेसिमल पॉइंट को इस तरफ मूव कराएंगे 1 और 2, कितनी प्लेसेस मूव कराया, 2 प्लेसेस। तो आप यहां पर लिखेंगे 2.064 इंटू 2.064 इंटू 10 टू रेज पावर 2 इंटू 10 टू रेज पावर 2, ये जो पहले से ही था, ये तो पहले से ही था ना, इसकी वजह से क्या आया, 10 टू रेज पावर 2 आया। अब ये 10 टू रेज पावर 2 प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, भाई प्लस में आएगा, क्योंकि डेसिमल पॉइंट इस तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, इस तरफ मूव करके गया है। तो 10 टू रेज पावर 2 और 10 टू रेज पावर 2 क्या हो गया, ये 10 टू रेज पावर 4 हो गया, क्योंकि बेसिस सेम हो, पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो ये आपके पास बनेगा 2.04 इंटू 10 टू रेज पावर 4। ओके हो गया, तो ये आपके पास होगी साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट। ओके हो गया। अच्छा अब ना हम देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या इरशाद फरमा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राइट द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग करेक्ट प्रीफिक्सेस। आपने इन नंबर्स को करेक्ट प्रीफिक्सेस में लिखना है। अब वो किस तरह से लिखते हैं वो चीज देखिए। यहां पर देखिए 10 टू रेज पावर 2 इस वैल्यू में आ रहा है। अब आपको पता है कि अगर 10 टू रेज पावर 3 हो तो ये कौन सा प्रीफिक्स बनता है, वो बनता है किलो। ठीक है, किलो हो तो कितना होता है 10 टू रेज पावर 3। तो किसी तरीके से मैंने इसको 10 टू रेज पावर 3 बनाना है। अब 10 टू रेज पावर 3 में इसको कैसे बनाऊं, मैं यहां पे देखिए पॉइंट अब यहां पे है, अगर कहीं पर भी ना हो इसका मतलब है एंड पे होता है। तो मैं जस्ट ना इसको एक हिस्सा मूव कराऊंगा। जब एक हिस्सा इधर मूव कराऊंगा तो ये आपके पास बनेगा 58.0 इंटू 10 टू रेज पावर 1 और इंटू 10 टू रेज पावर 2 तो पहले से ही था, और ये ग्राम साथ उसी तरह। तो एक पॉइंट इधर मूव कराने से 10 टू 1 आया, क्योंकि डेसिमल पॉइंट इस तरह मूव करे तो 10 की पावर पॉजिटिव आती है। अच्छा अब बेसिस सेम हो, पावर ऐड हो जाती है, तो 2 प्लस 1 कितना होता है, 3 होता है। तो ये आपके पास हो जाएगा 58.0 इंटू 10 टू रेज पावर 3 ग्राम। अब 10 टू रेज पावर 3 क्या होता है, किलो होता है, तो ये आपके पास हो जाएगा 58.0 kg। बस हो गया, प्रीफिक्स हमारे पास आ गया। ओके हो गया, तो ये आपके पास यानी किलो क्या है, ये प्रीफिक्स है। तो प्रीफिक्स की फॉर्म में हमने इसको लिख दिया करेक्ट प्रीफिक्स की फॉर्म में। अच्छा यहां पर देखिए 0.45 इंटू 10 टू माइनस 5। अब इसके करीब तरीन वाला प्रीफिक्स देखते हैं कौन सा है। देखिए हमें पता है जो 10 टू माइनस 6 होता है ना वो माइक्रो होता है, 10 टू माइनस 3 मिली होता है। तो यहां पर 10 टू माइनस 5 है, तो इसको मैं माइनस 3 बनाऊं या माइनस 6 बनाऊं। आप कहेंगे इसको सर 10 टू माइनस 6 आप बना लें, क्यों, क्योंकि माइक्रो होता है, माइक्रो सेकंड ही बनेगा ना, तो -5 के करीब -6 होता है, तो उसको मैं -6 बनाऊंगा। तो वो कैसे बनाएंगे, अब मुझे किसी तरीके से 10 की पावर नेगेटिव चाहिए, ताकि मैं -5 और -1 करके -5 -1 करके -6 बना सकूं। तो किस तरफ डेसिमल पॉइंट को मूव कराऊं, अब मैं राइट साइड मूव कराऊंगा, यानी अब मैं डेसिमल पॉइंट को इस तरफ मूव कराऊंगा। तो ये आपके पास क्या बनेगा, ये बनेगा 4.5 इंटू 10 टू रेज पावर -1 इंटू 10 टू रेज पावर -5 सेकेंड, उसी तरह। तो ये आपके पास बनेगा 4.5 इंटू 10 टू रेज पावर -5 -1 कितना हो जाएगा, ये -6 सेकेंड हो जाएगा। और 10 टू -6 क्या होता है, माइक्रो होता है, तो ये आपके पास आ जाएगा 4.5 माइक्रो सेकेंड। बस हो गया सॉल्व। ओके हो गया। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास एम मूविंग विद स्पीड v इज गिवन बाय हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी दी हुई है। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशंस क्या होंगी, तो वो आपने देखना है, ठीक है। तो आपके पास जो फार्मूला है वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², यही फार्मूला है ना। अब इसमें नंबर्स के बारे में डायमेंशन एनालिसिस कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता, तो बाकी क्या बचा, m और v। अब मैस की डायमेंशन क्या होती है, मैस की डायमेंशन होती है कैपिटल M, ठीक है। और जो वेलोसिटी है उसकी डायमेंशन क्या होती है, ठीक है, या स्पीड जो होती है उसकी डायमेंशन क्या होती है, इसको मैं ऐसे लिखूंगा कैपिटल L और t-1,
क्योंकि एल डिवाइडेड बाई टी होगी ना, तो टी ऊपर आके -1 हो जाएगा, तो एल टी -1। तो स्पीड की डायमेंशन क्या होगी, एल टी -1। ओके हो गया। डायमेंशन एनालिसिस में ये सारी डायमेंशन निकालना आपको सिखा के आ चुके हैं। अच्छा, अब ये इधर पुट कर देनी है, तो यहां पर आएगा एम और इधर आएगा एल टी -1, ठीक है, और उसका स्क्वायर आएगा, ठीक है, क्योंकि v का स्क्वायर है यहाँ पे, सही है। v की जगह एल टी -1 लिखा और उसका स्क्वायर है यहाँ पे, तो ये आपके पास आ जाएगा m l का स्क्वायर और 2 1 2 तो t -2। बस ये आपके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन है, सही है। डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, वो आपके पास क्या आई है, ml² t -2। और आपको पता है कि वर्क की भी यही डायमेंशन है, क्यों, क्योंकि जो वर्क की यूनिट है वही काइनेटिक एनर्जी की यूनिट है। वर्क की यूनिट क्या है, जूल, काइनेटिक एनर्जी की यूनिट क्या है, जूल। तो वर्क और काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन क्या है, सेम है, उसकी भी डायमेंशन ml² t -2 होती है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन द फॉलोइंग मेजरमेंट्स। अच्छा, आपको ना कुछ मेजरमेंट्स दी गई हैं, आपने उनमें बताना है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। अब अगर यहां पर देखें 37 किलोमीटर, अब इसमें 3 और 7 दो ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। तो यहां पर तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए आपके पास 2, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 2 हैं। अच्छा, इसमें देखते हैं, यहां पर देखिए सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। अगर जीरोस दरमियान में आ रहे हो तो वो भी सिग्निफिकेंट होते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, यहां पर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है ना वो आपके पास 6 हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें देखें जो जीरो डिजिट से पहले आ रहे होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। तो 1 2 3 ये 3 जीरो तो सिग्निफिकेंट नहीं है। 2 9 5 3 ये सिग्निफिकेंट है। तो 1 2 3 4 कितने यहां पर आ रहे हैं डिजिट्स, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं, तो आप लिखोगे एस एफ सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू 4। यहां पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं, ओके हो गया। तो ये आ गया 4। अच्छा, नेक्स्ट में इसमें देखो जो आपके पास पॉइंट से पहले या पॉइंट के बाद आ रहे हो, ठीक है, लेकिन जो है नॉन जीरो डिजिट के बाद, तो वो आपके पास सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे 2.00, तो इसमें पॉइंट के बाद जो जीरो आ रहे हैं वो भी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि वो आपको बता रहे हैं कि वैल्यू कितनी ज्यादा एक्यूरेट है। तो इस वजह से इसमें ये जो डिजिट के बाद ये जो जीरो आ रहे हैं और जो पॉइंट के बाद जीरो आ रहा है ये भी सिग्निफिकेंट है। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 1 2 3 4, यहां पर आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर है 4। सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 4 है। बस ये आपने बताना था। अच्छा, अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है राइट द डायमेंशंस ऑफ। आपने प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन लिखनी है और एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन लिखनी है। तो देखते हैं कैसे लिखते हैं। सबसे पहले आप देखिए फार्मूला आपके पास क्या होता है। फार्मूला होता है E इज इक्वल टू एच एफ। ओके हो गया, E इज इक्वल टू एच एफ। ये आपके पास इसमें H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। अगर प्लैंक्स कांस्टेंट को आप बाहर निकालना चाहें तो ये होगा H इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय F, सही है। अब आपने क्या करना है, एनर्जी की डायमेंशन आपको पता होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी की पता होनी चाहिए। अब देखिए एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, आपने पहले भी उसको, जो इससे प्रीवियस हमारा फ्रेम था इस बोर्ड का, उसमें हमने काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन फाइंड की थी, और वो काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन कितनी आई थी, ml² t -2, ml² t -2। तो एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, ml² t -2। फ्रीक्वेंसी की क्या होती है, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है 1/t। तो जो फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन होगी ना वो आपके पास होगी t -1, सही है, t -1। तो ये आपके पास ना इनकी डायमेंशन आ जाएंगी। बेटर इसके साथ ऐसे एरो का साइन, कि एनर्जी की डायमेंशन ये है, फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन ये है। अब कुछ भी नहीं करना, बस पुट कर देना है। तो h इज इक्वल टू ml² t -2 ये आ जाएगा, और नीचे यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा t -1 फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन, ठीक है। अच्छा, अब t -1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, +1। तो ऊपर जाके जब +1 हो जाएगा तो -2 +1 कितना होता है, -1। तो h की जो आपके पास डायमेंशन आएगी वो आएगी ml² t -1। ये आपके पास इसकी डायमेंशन आ जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास किसकी डायमेंशन है, प्लैंक्स कांस्टेंट की, ml² t -1। अच्छा, अब एंगुलर वेलोसिटी की देखते हैं। सबसे पहले एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला पता होना चाहिए। अब वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी।
यानी कि एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास होती है चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब आपको थीटा की डायमेंशन पता होनी चाहिए और टाइम की डायमेंशन पता होना चाहिए। अब थीटा इज इक्वल टू होता है एस डिवाइडेड बाय आर। अगले चैप्टर्स में आप देखेंगे इसको, ठीक है, वहां पर ये आया हुआ है। तो एस की डायमेंशन क्या है, कैपिटल एन, ठीक है। आर की डायमेंशन क्या है, कैपिटल एन। तो ये आपके पास इससे काट जाएगा, तो इसका मतलब है थीटा की आपके पास नो डायमेंशन, कि मतलब थीटा की कोई डायमेंशन नहीं होती। सही है। तो आप फिर यहां पर क्या लिखेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू 1/, नहीं यहां पर 1 नहीं, यहां पर आप चलिए लिख लें नो डायमेंशन, क्योंकि थीटा की कोई डायमेंशन नहीं होती। मैं चले पूरा लिख ही दें, नो डायमेंशन, ठीक है। यहां पर ना हम थोड़ा सा इसको ऐसे कर देते, सही है। अच्छा, डेल्टा टी की डायमेंशन क्या है, कैपिटल टी, मतलब टाइम की डायमेंशन कैपिटल टी। अच्छा, जब ये ऊपर जाएगा तो ओमेगा की जो डायमेंशन आपके पास आएगी वो आएगी t-1, t-1, ओके हो गया। तो ये एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन है। अब यहाँ पर ना अक्सर ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है, अक्सर इसको एंगुलर वेलोसिटी भी कहा जाता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन क्या होती है, t-1 ही होती है, एंगुलर वेलोसिटी की भी t-1 ही है। तो समटाइम्स ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी की सेंस में ले लेते हैं, कभी कभी एंगुलर वेलोसिटी को हम कह देते हैं। तो ये थी एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन। तो यहां पर हमारे जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं चैप्टर नंबर 1 के खत्म होते हैं। होप सो कि आपको सारे समझ आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।